चलो भाई लिखो। अब लिखो, ये कौन सी यूनिट है? छठवीं, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। छठवीं सीरीज यूनिट में सीक्वेंस और सीरीज है। तो सबसे पहली सीरीज लिखो, एपी लिखो। एपी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समझ गए? तो समांतर श्रेणी में खास बात क्या है? वो श्रेणी जिसमें अंतर समान होता है। जैसे ये श्रेणी हम लिख रहे हैं, इस टाइप से कोई श्रेणी चल रही है तो इसमें डिफरेंस सेम है, दो दो का डिफरेंस है। तो यदि समांतर श्रेणी की विशेषता क्या है? जिसमें डिफरेंस सेम होता है, अंतर समान होता है, वो समांतर श्रेणी है। तो इसमें जो पहले नंबर पे होता है उसे ए कहा जाता है। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। डी यानी होता है डिफरेंस, और डिफरेंस निकाला जाता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, या तीसरे में से दूसरे को घटाया जाता है। एन नंबर ऑफ टर्म को बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, और एल जो है वो बताता है लास्ट टर्म। एल जो है वो लास्ट टर्म को बताता है। समझ गए? अब इधर फॉर्मूले क्या हैं? nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही एल का भी होता है, लास्ट टर्म का भी यही होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम का फॉर्मूला n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और सम का एक और फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस एल होता है। ये सब फॉर्मूले हैं। समझ गए? आगे लिखो। जनरली सीरीज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो देखो। जैसे पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस टू डी है। इस तरीके से सीरीज लिखी जाती है। लेकिन इसमें खास बात यह है, किसी क्वेश्चन में यदि सम दिया होता है, सम ऑफ जैसे थ्री टर्म लिखा है, मान लो सम ऑफ थ्री टर्म, ये टर्म है पहला दूसरा तीसरा। लेकिन किसी सवाल में यदि सम दिया है तो सीरीज ये ना लेके यदि ऐसी ले लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा सॉल्व करने में। समझ गए? जनरली हम लेते यही हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे कि सम ऑफ थ्री टर्म, या लिखा रहे सम ऑफ फोर टर्म, तो आप सीरीज ऐसी ना लेके इस तरीके से बनाना चाहिए। जैसे सम ऑफ फोर टर्म यदि उन्होंने बोल दिया तो तुम्हें लेना चाहिए ए माइनस क्या ले लोगे, टू डी ले लोगे, ए माइनस डी ले लोगे, ए ले लोगे, ए प्लस डी, इस टाइप से लेना चाहिए।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो समय के हिसाब, सवाल के हिसाब से हम टर्म इस टाइप से, और यदि ऐसे भी ले लोगे तो भी ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड आएगा फिर। सही बात है। चलो आगे बढ़ाओ। अगली चर्चा है एएम। एपी है तो क्या निकलता है? एएम निकलता है। एएम का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक मीन। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर माध्य। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। यदि दो टर्म दिए हैं तो इनका एएम होता है a प्लस बी बाय 2। ये एएम का फॉर्मूला होता है। समझ गए? दो टर्म होते हैं, दो टर्म दिए हैं तो उनका एएम कैसे निकाल दोगे? उनका एवरेज ही होगा। इधर एक रिजल्ट लिख लो जो काम का है। रिजल्ट ये है, लिख लीजिएगा, कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में यदि n एम डाले हैं, समझ गए क्या बोला मैंने? ए और बी के बीच में, ए और बी क्या है? दो नंबर हैं। ए पहला टर्म है और बी आखिरी टर्म है। यदि अभी अपन ने इनके बीच में एक एम डाला, ऐसे फिर दूसरा एम डाल सकते हैं, तीसरा डाल सकते हैं। तो यदि हम ऐसे n एम डाल दें तो ये इक्वल टू होता है n इंटू ए प्लस बी बाय 2 होता है। इसको याद रखिए। समझ गए कि यदि किसी दो टर्म के बीच में n एम डाले हैं तो इनका जो सम होता है वो इसके इक्वल होता है। ये सीरीज, ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी याद करना चाहिए। a1 a2 an क्या है? am है। किसके बीच में am है? दो टर्म a और b के। तो यदि कभी इन सभी am का सम पूछ लिया तो जो सिंगल हमारे दोनों का am होगा उसमें जितने am डाले हैं उसका इंटू कर देंगे तो टोटल आ जाता है। बात समझ में आई? तो ये प्रॉपर्टी को नोट कर लो। आगे बढ़ाइए। जैसे हम एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, आप लिखिएगा। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, एपी पर रिलेटेड है। अलग करें इसको। मान लो हमने कहा 2 + 4 + 6 अप टू 100, इसका सम कितना होगा? इसका योग कितना आएगा? तो क्या बताओगे इसका योग कितना आएगा? करके देखो जरा। भाई इसमें तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा ये एपी है। तो एपी है तो इसका पहला पद है 2, आखिरी पद है 100। यदि समझ में आ गया है n 50 होगा, वो इसमें समझ में आ गया कि आधे इवन आधे ऑड होते हैं। यदि नहीं आता समझ में तो फिर वो एल वाला सूत्र लगाते और उससे हम फिर क्या निकालते? n निकालते। इसमें d कितना है? 2 है। ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या निकालना है? सम। तो सम के दो फॉर्मूले लिखा दिए हैं। हम ये वाला फॉर्मूला प्रयोग कर रहे हैं। जैसी जानकारी रहेगी उसके हिसाब से फॉर्मूला लगता है। तो n की जगह हमने 50 रख दिया, 2, a की जगह 2, l की जगह 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 × 102, तो ये आ जाएगा तुम्हारा
25 50, ये हमारा आंसर आ गया। ये बन जाएगा क्या? सिंपल सवाल है। चलो नेक्स्ट बनाओ, अगला सवाल लिखो। एक सीरीज लिखो, एक सीरीज लिखो 3 7 11 15 ऐसे चल रही है। 3 7 11 15 ऐसी चल रही है। तो क्वेश्चन ये है, इस सीरीज के कितने टर्म का योग 406 आएगा? इस सीरीज के कितने टर्म का योग 406 आएगा? चलिए करके बताइए। इस सीरीज के कितने पदों का योग 406 आएगा? बताइए। क्या बता रहे हैं? इस सीरीज के कितने टर्म का योग 406 आएगा? क्या आएगा भाई? नहीं बता पा रहे हो क्या? अब इसमें आपस में चर्चा की तो कोई विशेष बात है नहीं। चलो, इसमें योग दे दिया है 406 है। कोई सा योग का सूत्र जमा दिया हमने, सम का ये फॉर्मूला लिखवाया,
n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम का वैल्यू रख दिया 406, n निकालना है, a की जगह 3 रख दिया, ये 6 हो गया, n निकालना है, d की जगह 4 रख दिया, ये 2 का अंदर डिवाइड कर दिया, ये हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो गया, ये हो गया n 3 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, ये हो गया n 2n प्लस 1 हो गया, ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 406। यहां तक ले आए। अब ये हल नहीं हो रहा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे अपन? क्वाड्रेटिक ऑप्शन लिखो, ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, तो आपको इसमें समझ में आएगा कुछ। ऑप्शन लिखिएगा 5, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 14। अब देखो करके, अब पहले एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, मान लो हमने ऑप्शन नहीं दिए तो क्यों नहीं कर पा रहे थे? इसको सॉल्व नहीं कर पाते क्या? क्या तो का ही नहीं कर रहे? अरे अब बताओ, अब आप ये चीज को यदि नहीं सॉल्व करोगे तो क्या करोगे फिर? माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो ये हो गया 24 बटे 4 चौके 16, 24, बी स्क्वायर यानी 1 हो गया, माइनस 4ac तो 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, 8 चौके 32, यही होगा, बटे 4, -1 प्लस माइनस ये हो गया 32, 49 बटे 4। 32 49 कहाँ से हुआ समझ गए? इसका अंडर रूट क्या होता है? इसका अंडर रूट क्या होता है? 57। अब ये यदि नहीं मालूम है तो फिर आप बोलोगे ऑप्शन से कर लेंगे, तो ऑप्शन ट्राई कर करके देखोगे क्या किसको रखने पे आ रहा है। तो ये हो गया 57, प्लस में लोगे तो 56 बटे 4, नेगेटिव लोगे नहीं तो आंसर क्या आ गया? 14। तो इसमें क्या समस्या है ये बताइए, है ना? यदि आपको स्क्वायर क्यूब पहाड़े नहीं है याद, टाइम के अंदर पेपर हो नहीं पाएगा, आप इस चीज को विचार करिएगा, है ना? चलो एक और बनाते हैं। देखो 2 पार्ट हैं पेपर में, एक है कठिन, या तो कठिन मैथ सीख लो, या सरल आ रही है तो सरल सॉल्व करते बने, और पेपर में सरल ही आनी है, कठिन आनी ही नहीं है। लिखिएगा, कठिन यदि एपी में आ ही गया तो लिखो, सवाल एक लिखाता हूं मैं, ऐसा सवाल बना सकता है। लिखिएगा, इफ यदि
यदि S1 S2 S3 S1 S2 S3 n 2n और 3n टर्म का योग है तो बताइए निम्नलिखित में से सही क्या है। और सवाल काय का है? एपी का है। ठीक है, एपी चल रही है यानी अंडरस्टूड है कि एपीआई है। तो बताइए निम्नलिखित में से सही क्या है। ऑप्शन लिखो। पहला S3 इक्वल टू S1 प्लस S2। दूसरा लिखो S3 इक्वल टू 2 इंटू S1 प्लस S2। S3 इक्वल टू 2 इंटू S2 माइनस S1। और चौथा है नॉट। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें स्क्वायर और क्यूब की जरूरत नहीं है। समझ गए? अब आप सोचो इसमें क्या आंसर आएगा, बताइए दिमाग से। अब इसमें क्या दिमाग लगाओगे ये बताओ। तुम नहीं लगाओगे दिमाग? कैसी है? ये 11th क्लास में पहली बात तो ये सवाल दिया है बुक में, सही बात है। बाकी अपन कर लो वो एक बात अलग है। थोड़ा दिमाग लगाओ तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे, क्योंकि बिना उन सूत्रों के तो होगा ही नहीं। सूत्र तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। चलो तुम बोलोगे बता दूं तो बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो इसलिए ही दिया है कि आप ये लगा ही दो, है ना। वो तो ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि अपन को ऐसा लगता है 1 और 2 को जोड़ के 3 आ जाएगा, है ना। चलो अब देखो हम S1 लिख रहे हैं। पहले सबसे पहले ये लिखना तो चालू करो। ये सम है, ये सूत्र है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कम से कम अपन ये तो लिखें, है ना। फिर क्या लिखो S2 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। S3 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। ये तो लिखा जाए, है ना। अब ऑप्शन देखे हमने, इस साइड तो S3 लिखा हुआ है, यानी S1 और S2 पे कोई वर्किंग करने से S3 आना चाहिए। अब हमें ये नहीं मालूम कि जोड़ के आएगा कि घटा के आएगा, तो करके देखते हैं। मान लो ये लिखा है S2 और ये लिखा है S3, या तो इनको जोड़ने पे आंसर आएगा या घटाने पे आएगा। तो हमने मान लो इनको इन दोनों को घटा दिया। दिख रहा है ना S2 माइनस S1। तो आप बोलोगे घटाए ही क्यों, जोड़ा क्यों नहीं? अरे वहीं के वहीं योग भी समझ लेंगे जब घटाएंगे। तो S2 माइनस S1 ये लिख लिया। तो तुम बोलोगे वो तो ये ऑप्शन मालूम होगा,
लेकिन अपन मन में ये भी चल रहा है कि प्लस भी हो सकता है ये। अब देखो ये हो गया, इन दोनों को हमने क्या किया, घटाया, S2 में से S1 को घटा रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? तो S2 क्या है, 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और S1 क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि प्लस करना होता तो इधर प्लस कर देता। ये बात समझ रहे हो? हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 1 2 3 अपने मन से ले लो, लेकिन हर सवाल नहीं हो सकता उससे, नॉट लगा हुआ है, तो हो सकता है कोई और विकल्प आ जाता। अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन है n/2, n/2 कॉमन है। समझ गए? अंदर क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, तो अब मैं अंदर इनटू कर रहा हूं, तो 2 2 जा 4a हो जाएगा, प्लस 2n-1 इंटू 2d लिख देता हूं। समझ गए? माइनस ये हो गया 2a, माइनस अंदर जा रहा है, 2a माइनस n-1 इंटू डी। इतने में कोई कष्ट हो तो बताओ, इसमें कोई कष्ट है नहीं? अब ये 4a में से 2a जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a। सही बात है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं जो ऊपर लिखा है, यदि नहीं लिखा तो नोट कर लो। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे भाई प्लस यदि होता बीच में, मान लो, तो ये 4a और 2a 6a हो जाता। समझ रहे हो? 6a यदि हो जाता और मुझे S3 लाना है, देखो उस साइड तो S3 ही लिखा है, तो यहां पे कितना चाहिए रहता है, 2a। तो मुझे दिख रहा है 4a में से 2a जाएगा तो ही 2a आएगा, यदि जोड़ दूंगा तो 6a आ जाएगा। यानी हो सकता है माइनस वाला ही आंसर हो, अभी कोई निश्चित नहीं है। अब देखो तो n/2 तो बाहर ही रहने दो, n/2 ब्रैकेट बनाया हमने, 4a में से 2a जाएगा, 2a आ गया, ये लिख लिया हमने 2a। सही बात है। अब बचे ये दोनों बचे कि नहीं? इन दोनों से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया है, d। समझ गए? तो अंदर क्या बचेगा, देखो प्लस 4n-2 बचेगा कि नहीं बचेगा? 2 का इंटू कर दूंगा तो 4n-2 हो जाएगा, और इधर पे माइनस, माइनस अंदर जा रहा है, तो माइनस ये जो माइनस है ये अंदर गया था, ये आ गया था। अब ये ब्रैकेट खोलूंगा तो -n+1 आएगा, और d को बाहर कर देता हूं। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया? अब क्या हो जाएगा, ये n/2 2a, 4n में से n जाएगा, कितना आ जाएगा, 3n। समझ गए? और -2 में से +1 जाएगा, -1। ये स्टेप तुम्हारी समझ में आ गया होगा। सही बात है। अब हमें देखो S3 की जो वैल्यू, इधर पे इन दोनों में 2 का भी इंटू है, काहे का इंटू है, 2 का। हमारे में ये अंदर की वैल्यू देखो आ गई है कि नहीं, S3 की वैल्यू देखो, S3 की जो वैल्यू है वो आ रही है। यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ऐसा होगा, ये 3 के बिना नहीं आएगा। समझ गए? तो ये हमारा S2 माइनस S1 आ गया कि नहीं आ गया? तो हमें S2 माइनस S1 ये आ गया। यदि मैं इसमें 3 का इंटू कर दूं तो यही S3 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ। तो बस आंसर है तीसरा। खत्म हो गया सवाल। अब बताइए क्या नहीं आया इसमें समझ में? भाई थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, है ना? बोलो क्या नहीं आया समझ में, अभी बताओ।
वो तो हमने अभी तो बताया था, यदि प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, जबकि वहां चाहिए 2। अब तुम बोल रहे हो कि डायरेक्ट बता दें, देखो डायरेक्ट भी सोच के बता दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट में हमेशा रिस्क है। यदि किसी की मेथड तेज है तो वो इसको कर लेगा टाइम पे, वो करते करते ही किसी स्टेप में समझ में आ जाएगा कि यही आंसर है। 1 मिनट रुक जाओ यार। टीपी देना है। चलो, अब आप बोल रहे हो कि भैया इसको अपन ओरल कैसे बता सकते थे, वो बता रहा हूं। तुमको कहा S1 S2 और S3 सम है, समझ गए? ये कहीं लिखा नहीं है जो मैं बता रहा हूं, तुम कहीं भी देख लो, कहीं नहीं लिखा है, ये अपने दिमाग से आता है। और ये जो सम है ये n टर्म का है, ये 2n टर्म का है, और ये 3n टर्म का है। बोलो हाँ, समझ गए कि नहीं? तो n टर्म यानी n यानी पद, मान लो n एक पद है, एक पद है, सही बात है। 2n का मतलब ये नहीं है 2 गुणित 1 हो गया। यदि n की वैल्यू तुमने 1 ली तो 2n का मतलब ये नहीं हो गया कि 2 हो गया। 2n यानी 2 पद, मान लो ये 2 पद है, समझ गए कि नहीं? 3n यानी 3 पद है, समझ गए कि नहीं समझे? बोलो हाँ। n यानी 1 पद, 2n यानी 2 पद, 3n यानी, तो इसका यदि S1 निकालोगे तो S1 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। S1 की वैल्यू 1 ही आएगी। 1 पद का योग 1, 2 पद का योग और 3 पद का योग 6, सही बात है कि नहीं? ये समझ में आया? अब आप देखो इन दोनों में रिलेशन ऑप्शन में पुट करके देख लो, S1 S2 S3 की वैल्यू। इन दोनों को घटाओगे 2 आएगा कि नहीं, और गुणित 3 ये 6 आ गया, यानी आंसर वही है। लेकिन मैं अभी भी समझा रहा हूं, ये मैंने जब सीखा पढ़ाया या खुद पढ़ा तब थोड़ी ना ये आता था मुझे, ना ये कहीं लिखा है, तुम कहीं पढ़ लो। ये तो क्या है, जब अपन को मेथड बनने लगती हैं तब अपने मन में कई विचार आते हैं और बनने लगता है सवाल, समझ गए? चलो नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट है, यदि किसी एपी के, यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग 30 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग 30 है और आखिरी 3 पदों का योग 36 है, समझ गए? पहले 3 पदों का योग क्या है? 30 और आखिरी 3 पदों का योग 36। आगे लिखो, यदि पहला पद 9 है, यदि पहला टर्म 9 है, तो बताइए टोटल कितने पद हैं? तो बताइए टोटल कितने पद हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया है? दिमाग लगाइए। फिर तुम बोलोगे भैया आप बता दो, मैं बता दूंगा,
लेकिन जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे बनेंगे नहीं ये। सोच के बताना है ना। तुम खुद सोचो, तुम बोल दोगे 5, ऑप्शन में तो लिखा ही है 5। अब हो सकता है सही भी हो, मुझे नहीं मालूम अभी आंसर। तुमने यदि 5 बोल दिया तो मैं 5 मान लूंगा। हो गया। चलो देखो, अब एक बात समझो, उसने ये बोला है तुमसे, सवाल में क्या बोला है कि शुरू के 3 पदों का योग 30 है और आखिरी के 3 पदों का योग 36 है। तो बताइए यदि पहला पद 9 है तो पद कितने हैं? तो इन्होंने आंसर बता दिया, 5 बता दिया। तो कैसे आया 5? अब बताओ, तुम बताओ कैसे लाए हो। ठीक है, ठीक। मान लो ये तो अपन ने एक दिमाग से बताया, मान लो इधर पे होता पहले 50 पदों का योग इतना है और अंतिम 50 पदों का योग इतना है, तब भी अपन सोच पाते क्या ऐसे? पहले 3 पदों का योग 30 है। पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d। आप चाहो तो वो ए माइनस डी वो ले सकते हो, है ना, अपने हिसाब से, लेकिन ए दिया ही है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। इनका योग 30 है कि नहीं है, पहले ये बताओ, इनका योग 30 है कि नहीं है? ए की वैल्यू दे दी इनने, तो ए की वैल्यू 9 दी है, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 वहां चला गया, तो 3d बराबर 3 आ गया, यानी डी की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। सही बात है कि नहीं? तो अब ए 9 दिया है और डी क्या दिया है? 1, तो सीरीज बनाई जा सकती है। पहला पद 9, फिर 10, फिर 11, ऐसे बनाते जाएंगे कि नहीं, यही सीरीज होगी। तो बोले भाई ऐसे कैसे सोचेंगे, कहां तक जाना है? भाई आखिरी 3 पदों का योग 36 है, तो आखिरी के 3 जोड़ के देख लो किस में आ रहा है। 13 और 12 25 और 11 36, यानी ये नहीं लेना है। तो आंसर कितना आया? 5। खत्म हो गया सब। क्या बात समझ में आई है? तो थोड़ा ये प्रयास करना पड़ेगा। देखो हम ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी जल्दी बता रहे थे, इसमें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इधर थोड़ा आपको लाना पड़ेगा। और एपी में समझ में आ गया तो फिर जीपी में लगाना सीख जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट तो समझे कि क्या जमाना है। चलो फिर से बनाओ एक सवाल। यदि किसी एपी का पीएथ टर्म क्यू है, यदि किसी एपी का पीएथ टर्म
क्यू 1/q लिखो, pth टर्म 1/q है तथा qth टर्म 1/p है। pth टर्म 1/q है और qth टर्म 1/p है तथा pq टर्म 0 है। pq टर्म क्या है? 0 है। तो बताइए p और q में सही संबंध क्या है? तो बताइए p और q में सही संबंध क्या है? ऑप्शन है p² = 4q + 1, pq + 1 = 0, p = 4q - 1। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। हम ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 11th में दिए हुए हैं ये सवाल एनसीईआरटी में, इसलिए हम इनको इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो आपको ये ऐसा पढ़ना है कि इनके डेटा भी याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ सकता है ये सवाल। कभी भी किसी सवाल में तुम देखो, अभी भी हमने S1 S2 वाला सवाल किया, कोई भी सवाल किया हमारा पूरा फोकस रहता है A और D पे। हमें A और D मालूम चल जाए तो हमारी सीरीज बन जाती है। तो सबसे पहले देखो इसमें लिखा pth टर्म, हम शुरुआत करके बता रहे हैं। अभी देखो S1 S2 S3 सम दिया था तो हमने सम का फॉर्मूला लगाया था। अब हमें pth टर्म दिया है तो टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सही बात है कि नहीं? तो टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो इधर पे a + n की जगह p रखोगे। ये दिया है 1/q, बोलो हाँ। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये दिया है कि नहीं? दूसरा क्या दिया है? a + q - 1 × d = 1/p। ये समझ में आ गया? और क्या दिया है? a + pq - 1 × d = 0। ये तीनों चीजें तुम्हें मालूम है, बोलो हाँ। इसमें pq जो है मेरे ख्याल से सम होना चाहिए। एक मिनट, हाँ, ये जो है ना pq टर्म नहीं है, सम ऑफ pq टर्म है। सम ऑफ pq टर्म 0। तो अब इधर पे pq टर्म का क्या लगाऊंगा? सम। बताइएगा ये जो मैं कर रहा हूं ये तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो लिखा है ये समझ में आया है कि नहीं? शुरू के दोनों में टर्म दिया है और तीसरे में सम दिया है। आप इन दोनों को हल करके a और d निकालिए। दो समीकरण है, इनको हल करके a और d निकालिए और वो इसमें रखिए, फिर आंसर बताइए। आराम से करो, तुम अपने हिसाब से ए निकाल लो,
डी निकाल लो और इसमें वैल्यू पुट करके उनमें से कौन सा रिलेशन आएगा ये बताओ। आप आया क्या? ए और डी की वैल्यू क्या आई है? हाँ हाँ, तो फिर वो इसमें रखने पे इनमें से कोई सा आंसर आना चाहिए। तो इसमें देख लो कोई सा आ रहा हो तो। अब देखो हम हल करके हैं, देखो हम करके बता रहे हैं ना, इनको सॉल्व करना है। तो यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी कॉमन आ जाएगा, तो ये p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के p माइनस क्यू इंटू डी आएगा। और 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी करोगे तो q माइनस पी अपॉन पी क्यू आएगा। तो d की वैल्यू आई -1 अपॉन पी क्यू, पहली बात है ये d की वैल्यू आ रही है। देख लो जरा क्या आपकी आई है, ये क्यों आएगी प्लस में? बताओ प्लस में क्यों आएगी? इनको घटाओगे तो क्या p माइनस क्यू ऊपर आएगा कि q माइनस p आएगा, ये बताओ। इन दोनों को घटाओगे तो लघुत्तम पी क्यू आएगा। लघुत्तम कितना आएगा? तो वहां p माइनस क्यू आ रहा है कि q माइनस p? p माइनस क्यू आएगा, तो इसको अपन p माइनस क्यू, ये d की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू हो गई। अब d की वैल्यू किसी में भी रख दें अपन, मान लो इसी में रख दे रहे हैं, तो a प्लस पी माइनस 1, डी की जगह हमने रख दिया 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ये समझ गए होगे, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, यहां लिखता हूं मैं, a प्लस इसका अंदर इंटू करोगे तो 1 अपॉन क्यू आएगा, माइनस 1 अपॉन पी क्यू आएगा इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ये कट गया, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 अपॉन पी क्यू आ गई। तो a की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू है और d की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू है। समझ गए? तो यहां a की जगह रख दो 1 अपॉन पी क्यू और d की जगह भी रख दो 1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू कॉमन निकलेगा, इसको काट देगा, तो इधर बचेगा 1 अपॉन 2, अंदर आएगा, इधर पे a की और d की वैल्यू रख दी थी तो वो बाहर निकल के काट दिया है, तो ये हो जाएगा 2 बचेगा प्लस पी क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0।
2 इधर 0 हो गया, तो PQ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। बताइए क्या नहीं आया समझ में? समझ पाए? चलिए आगे लिखिए। अगली सीरीज के बारे में लिखो जीपी। अगली सीरीज के बारे में लिखिए जीपी। जीपी का फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में इस टाइप की श्रेणी होती है 1 2 4 8 16। जैसा एपी में डिफरेंस सेम होता है, इसमें रेशो सेम होता है। इसका इसमें भाग दोगे, इसका इसमें दोगे, इसका इसमें दोगे, तो रेशो हमेशा सेम आता है। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म ए ही होता है, लास्ट टर्म एल ही होता है, टोटल टर्म एन ही होते हैं, नंबर ऑफ टर्म। इसमें सिर्फ बदल जाता है आर। आर इसमें कॉमन रेशो होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है और इसमें कॉमन रेशो निकाला जाता है। तो कॉमन रेशो निकालने का फॉर्मूला T2 अपॉन T1 होता है, वहां डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला T2 माइनस T1 होता है। तो यहां पर भी एन टर्म का फॉर्मूला होता है ARN-1। समझ गए? और इसी को L का फॉर्मूला भी कहते हैं, AR⁻n-1। सम का फॉर्मूला होता है, सम के दो फॉर्मूले होते हैं, AR⁻n-1 R-1 जब R ग्रेटर देन 1 है, और एक और होगा AR1 R⁻n अपॉन 1 - R जब R लेस देन 1 है। समझ गए? दो सूत्र होते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए भी और लेस देन 1 के लिए भी। ये एन टर्म के लिए है। यदि सीरीज इनफाइनाइट हो गई तो फॉर्मूला है A/1 - R। यदि सीरीज इनफाइनाइट हो गई तो एपी में देखो इनफाइनाइट के बारे में नहीं बोला गया था। और देखो यहां पर भी सीरीज इस तरीके से लिखी जाती है, AR AR² AR³ ऐसे चलती है सीरीज, जीपी ऐसे चलती है। लेकिन फिर वही बात है, जैसे एपी में सम दिया था, यदि सम दिया हो तो हम 3 टर्म अलग ले लेते हैं। जीपी में यदि कभी किसी सवाल में प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया है, तो टर्म ये ना लेके हम ये लेने लगते हैं, A/R AR इस टाइप के टर्म लेते हैं। फिर यदि प्रोडक्ट है, 3 टर्म का प्रोडक्ट है तो ये लेते हैं, 4 टर्म का प्रोडक्ट है तो A/R³ AR A/R³ A/R AR²। ये 4 टर्म हो तो ये ले लेते हैं। AR² ने क्यूब आता है, कटने पे 1 आना चाहिए ना। 4 टर्म हो तो ये ले लेते हैं। समझ गए कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं नहीं भी लो तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लेने में क्या, R से R कट जाएगा, A डायरेक्ट निकल आता है। बात समझ गए क्या? अगला लिखो। अब जीपी है तो इसमें क्या होता होगा, जीएम। जीएम यानी क्या होता है, गुणोत्तर माध्य। जीएम निकालने का फॉर्मूला देखो,
जीएम निकालने का फॉर्मूला है, दो नंबर यदि ए और बी हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य का सूत्र है अंडर रूट ऑफ ए बी। अंडर रूट ऑफ ए बी। जैसा ए एम में हमने एक रिजल्ट लिखाया था कि ए और बी के बीच में यदि एन ए एम आ गए हैं तो ए और एन के बीच, बी के बीच में यदि एन जी एम आ गए हैं तो उधर क्या था, सम। इधर है इनका जो प्रोडक्ट है, ये कौन है, ये जीएम लिख रहा हूं मैं, G1 G2 G3, ये क्या है, जीएम। इनका प्रोडक्ट जो है अंडर रूट ए बी की पावर एन होता है। उधर एन इंटू ए प्लस बी बाई 2 था, इधर अंडर रूट ए बी की पावर एन होता है। ये रिजल्ट याद रखना है। समझ गए कि नहीं? अब कभी ये प्रश्न आ जाएगा कि एएम बड़ा होता है कि जीएम, तो कोई भी आप दो नंबर गैस करके कर सकते हो। जैसे अलग कर रहा हूं, मान लो हमने एक नंबर लिया 2 और एक नंबर ले लिया 8, तो इसका यदि एएम निकालूंगा तो 5 आएगा कि नहीं, ए प्लस बी बाई 2, और जीएम निकालूंगा तो 4 आएगा कि नहीं। तो ये क्या बताता है कि एएम इज ग्रेटर देन जीएम। तो इसको नोट कर लीजिएगा, एएम बड़ा होता है जीएम से, ये नोट करिए। समझ गए? एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखिए, यदि ए एंड जी, ऐसा लिखो, यदि ए एंड जी दो नंबरों के बीच के एएम और जीएम हैं, यदि ए और जी दो नंबरों के बीच के एएम और जीएम हैं, तो उन नंबरों को ज्ञात करने का सूत्र है, ये है। यहां एएम और जीएम की वैल्यू रख दोगे, एक बार प्लस ले लोगे और एक बार माइनस, तो वो दोनों नंबर पता चल जाएंगे जो अभी अपन ने किए। तो बोले भैया इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी समझ में नहीं आया। तो समझो, अभी हमने दो नंबर लिए थे 2 और 8, बोलो हाँ। तो इनका एएम 5 बताया था और जीएम, कल को ये दोनों देके नंबर पूछ सकता है कि नहीं। आज नंबर देके एएम जीएम पूछ रहा है, लेकिन जब एएम जीएम देके नंबर पूछेगा तो इस सूत्र का प्रयोग कर लेना। तो ए की जगह क्या रख दोगे, 5, 25 माइनस 16, समझ गए? तो 25 में से 16 गए 9 यानी 3, तो प्लस लोगे तो 8 आ जाएगा, माइनस लोगे तो 2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है कि नहीं? तो नंबर दिए हैं तो एएम जीएम निकालना, और एएम जीएम दिए हैं तो नंबर निकालना, ये आना चाहिए। लिखवाया है, ए और जी, एएम और जीएम है दो नंबरों के। जब दो नंबर मालूम चल गए, आप समझिएगा, तो ये ए और एल मिल जाएगा। ए और एल मिल जाएंगे तो अपने पास सूत्र हैं बहुत सारे, उससे बाकी के नंबर भी निकाल लेंगे। भाई जब जीएम इंसर्ट करोगे तो पहला जीएम ए आर कहलाएगा,
दूसरा जीएम ए आर स्क्वायर कहलाएगा। भाई जैसे ये दो नंबर हैं, मान लो ये हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने जीएम डले हैं, ये दोनों, तो पहले जीएम बोलेगा तो उसका मतलब ए आर होगा, दूसरे जीएम का मतलब ए आर स्क्वायर होगा। तो जब अपन को ए की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा हूं? एम जीएम अलग से थोड़ी ना इंसर्ट होते हैं, जो सीरीज में बीच में है वही तो जीएम कहलाते हैं। नहीं समझ रहे भाई? एक बात समझो, ये जीएम 4 आने का मतलब क्या है, इनके बीच में है वो, तो ये वही रेशो सेम बना कि नहीं बना? तो ये यदि ए है तो ये ए आर है, ये ए आर स्क्वायर है। नहीं समझे? चलो और बनाओ। जीपी एपी से कठिन होती है क्योंकि ये अनंत वाले सवाल भी इसमें आ जाते हैं। इतनी कहानी समझ में आई है क्या? बताई, सूत्र लिख लिए? क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल लो। कुछ नहीं लिख पाए क्या? सूत्र नहीं लिख पाए? कैसा? चलिए, क्यों होती है हमने बताया कि उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट स्पेशल सीरीज सब जीपी से ही रिलेटेड है। जैसे एक सवाल लिखिए, एक सवाल करते हैं अपन लोग, इससे आप थोड़ा समझिएगा कि जीपी के सवाल बेसिक जो जैसा अभी अपन ने एपी लगाया वैसा ही है। जैसे एक सवाल लिखो, 1 तथा 64, ऐसा लिखो, 1 तथा 64 के बीच में, 1 तथा 64 के बीच में 2 जीएम इंसर्ट करिए। क्वेश्चन समझ में आया है? 1 तथा 64 के बीच में 2 जीएम इंसर्ट करिए। तो अब आप समझो कि पहले जीएम का नाम होगा G1, दूसरे का नाम होगा G2। सही बात है कि नहीं? और ये 64 है, तो कुल कितने टर्म हो गए? ये 4 हो गए, यानी n की वैल्यू क्या हो गई? 4। ये कॉमन समझ रहे हो? a की वैल्यू क्या है? 1। समझ गए? l का ये फॉर्मूला लिखवाया कि नहीं? ये फॉर्मूला लिखा है। l की जगह 64 रख दो, लास्ट टर्म है। a की जगह 1 रख दो, तो r n-1 यानी ये 3 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो पहला जीएम होगा AR और दूसरा होगा AR स्क्वायर। सही बात है? तो A और R की वैल्यू इधर A 4 हो गया, ये हो गया 16। तो ये सीरीज बन गई 1 4 16 64। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे कितने भी जीएम इंसर्ट करवा लो, उससे क्या हो रहा है, रहेगी सीरीज तो जीपीआई में ना। बोलो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यदि एक ही निकालना होता तो सीधे अंडर रूट ए भी कर देते, 1 इंटू 64, 64 का अंडर रूट 8, तो एक ही आता। बात समझ गए कि नहीं? अलग करूं? चलिए एक और लिखिए, किसी जीपी का छठवां पद 32 है। किसी जीपी का छठवां पद 32 है और 8वां पद 128 है। किसी जीपी का छठवां पद 32 है और 8वां पद 128 है, तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा?
छठवां पद 32 है और आठवां पद 132 है, सॉरी छठवां पद 32 है और आठवां पद 128 है, तो कॉमन रेशो क्या होगा? समझ गए? तो आठवां पद का मतलब यही होता है कि नहीं होता है, पहले ये बताओ। आठवां पद का मतलब इधर 7 क्यों आ गया, समझ गए? सूत्र लिखवा है ना, ARN-1, एन की जगह 8 रखोगे तो 7 हो जाएगा। छठवां पद बोला है तो 5 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? दोनों को डिवाइड कर दो, ए से ए कट जाएगा तो R² बराबर 4, तो R बराबर 2। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। चलिए, लिखिएगा। किसी जीपी का m+nth टर्म, किसी जीपी का m+nth टर्म p है तथा m-nth टर्म q है। m+nth टर्म p है और m-nth टर्म q है, तो बताइए mth टर्म क्या होगा? ये प्रश्न आया है। किसी जीपी का m+nth टर्म p है और m-nth टर्म q है, तो बताइए mth टर्म क्या होगा? चलो दिमाग लगाओ आप पहले। क्या आएगा? चलो, तो देखो उसने mth टर्म पूछा है, यानी ARM-1 इसकी वैल्यू पूछी है। तो जब तक अपन को A और R में रिलेशन नहीं मालूम चलेगा, ये आएगा ही नहीं। देखते हैं, इसको करते हैं।
m प्लस n टर्म का मतलब है a r m प्लस n माइनस 1 बराबर p a r m माइनस 1 बराबर q। एक वन में चल रहा है कि इनको डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड कर देंगे तो a कट जाएगा और r आ जाएगा। एक दिमाग ये चल रहा है। दूसरा ये दिमाग चल रहा है कि इसको सॉल्व करके n को गायब ही कर दूं तो सीधे यही टर्म आ जाए। समझ गए? तो दोनों का हम इनटू कर दे रहे हैं, तो ये a स्क्वायर हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू पी क्यू। बोलो ये समझे कि नहीं समझे? तो देखो n गायब हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर r की पावर 2m माइनस 2 इक्वल टू पी क्यू। इसमें से दो कॉमन ले लो तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसका अंडर रूट कर देना, ये आंसर आ गया। सोचने की बात ये थी कि उसने mth ही क्यों पूछा था, n क्यों नहीं पूछा, क्योंकि m क्या n क्या था, कट रहा था, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि आप इसको सॉल्व करके a और r निकालोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर तो तब भी आना है, लेकिन किस स्थिति में समय बचना है इसको देखना है। समझ पाए हो? कुछ बोलना हो तो बोलो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको भाई। यदि 11th की बुक हो तो छोटे सवाल करो, 5वां टर्म दिया है, 6वां दिया, 7वां कैसे निकालते हैं, बड़े सवाल नहीं आएंगे। हमारे पास तो बड़े सवाल भी हैं, ट्रिकी हैं वो, लेकिन जब तक अपन को ये छोटी छोटी चीजें नहीं बन रही हैं वो नहीं आते समझ में, है ना? तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। इसलिए हमने पहले क्या सोचा था, जो पहली यूनिट थी नंबर सिस्टम जो हमने तुम्हें कराई, दूसरी तीसरी यूनिट जो है ये जो तुम्हारी क्या नाम है इसका, एंगल की है, बहुपद है, रेखाएं कोण है, चतुर्भुज है, हीरोज है, ये 4 यूनिट हम चाहते थे पहले कराना। क्यों? क्योंकि ये ऐसी थी जो कि भड़ाभड़ करा देते तो पढ़ते रहते, लेकिन अब इनको कराएंगे तो इनमें टाइम लगेगा। बात ये नहीं कि टाइम हमें लग रहा है, बात ये आपको समझ में तो आए सवाल, नहीं तो हम तो एपी अभी एक एचपी है, फिर पूरी सीरीज लिखानी है वो लिखा देंगे। बात समझ पा रहे हो? तो इनमें है लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, इंटीग्रेशन है, इन सब में क्या लगना है, टाइम लगना है। सही बात है। चलो इसको हम बंद कर रहे हैं।